बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 3 के नाम से भी जानी जाती है, इसे पूरा मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इज, कह रहा है कि अगर a माइनस बी कोई हमारे पास सेट है तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। हमेशा ये याद रखिए कि जब हम माइनस का साइन बीच में यूज़ कर रहे होते हैं a माइनस बी या c माइनस डी, तो उसमें जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब जो रिमेनिंग हम a माइनस बी में लिखते हैं ना एलिमेंट्स, वो हमेशा a के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं a ले लेती हूँ 1 2, ठीक है, और b ले लेती हूँ 2 3, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने a माइनस बी लेना है तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 1, और ये जो वो वाले एलिमेंट a के वो वाले एलिमेंट जो b में भी आ रहे हैं वो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हमने b के एलिमेंट्स क्या कर लिए, खत्म कर लिए। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ये वाला ऑप्शन हम इसको करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसमें इस सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए से तो बिलोंग करें पर बी से बिलोंग नहीं करें। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, देन कह रहे हैं कि अगर हम ए और बी कुछ इस तरह से लेते हैं कि अगर हम ए और बी का यूनियन लें तो हमारे पास सेट ए आ जाए, और ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास सेट बी आ जाए। अच्छा, इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी है ना, तो मतलब बी एक छोटा सेट है जो कि हम ले लेते हैं 2 3, ठीक है, और ए जो है वो एक बड़ा सेट है जो कि हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ए और बी का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास आएगा ना 2 3, मतलब बी आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और ए यूनियन बी अगर हम लें, इन दोनों का यूनियन अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा जो कि सेट ए के बराबर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हो, ये वाली कंडीशन भी होल्ड कर गई। तो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज, अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो इसमें रिलेशन होगा सी। बी जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ए का। ठीक है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब होते हैं कि एक कोई भी सेट हो जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे हों, मगर दूसरे का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो छोटे वाले सेट में ना हो। तो ये वाली प्रॉपर सबसेट की कंडीशन इस पे होल्ड करी है। बी के तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं और ए का जो एलिमेंट है 3, वो सॉरी 3 नहीं 1 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं आ रहा। तो ये प्रॉपर सबसेट की बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारे पास थर्ड है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इक्वल्स टू। कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा। देखें, ए जो है अगर हम कह देते हैं कि ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक है, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसमें भी ए बी भी ले सकते हैं और उसमें हम ए बी सी भी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी या ए बी सी जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, अब ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, और हम ए माइनस बी की कंडीशन अगर करते हैं, ए माइनस बी अगर हम लेते हैं तो क्या रह जाएगा, ए भी कट जाएगा बी भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये इसके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली ये कंडीशन समझ ना आए तो आप इससे रिलेटेड कोई छोटी सी एग्जांपल लेकर इनको सॉल्व करके वो कोशिश किया करें रिजल्ट निकालने की। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए इक्वल्स टू 5। अगर आप ए माइनस बी करते हैं तब भी आपके पास 5 आता है और बी माइनस ए करते हैं तब भी आपके पास 5 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इक्वल हैं। देखिए, ए माइनस बी, ए आप ले लें 1 2, ठीक है, और बी आप ले लें 1 2 अगेन। ठीक है, अब अगर मैं ए माइनस बी करूंगी तो मेरे पास 5 आएगा ना, और बी माइनस ए करूंगी तब भी मेरे पास 5 आएगा, क्योंकि एलिमेंट सारे कट जाएंगे। तो उस केस में कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, उस केस में ए इक्वल्स टू बी की कंडीशन होल्ड करती है कि ये दोनों सेट्स बराबर होंगे, तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, फिर वो आगे से कहते हैं सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज डैश सेट। एक ऐसा सेट हो जिसमें ए के और ए कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स हो। अब देखिए, ए में अगर आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, और जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उसमें आपके पास 1 से लेकर 10 तक है, तो फिर आप निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट।
मतलब u माइनस ए, तो वो किसके इक्वल होगा? मैंने आपको कहा कि a में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और जो u है यूनिवर्सल उसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, तो u माइनस ए में आपके पास क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स ना, 2 और 6 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। और नहीं बल्कि 6 नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और u के एलिमेंट्स हैं 10 तक, तो 4 से लेकर 4 5 6 7 और आगे जाता जाएगा 8 9 10, ठीक है, 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 4 से लेकर 10 तक इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, a वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कट जाएंगे, ऐसे ही है। तो ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट, और a जो था वो मैंने आपको बताया था 1 2 3 है, सही है। तो अब हम अगर देखें a मैंने आपको क्या बताया था 1 2 3, ठीक है, और a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों के सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड a कॉम्प्लीमेंट और a के कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन करेंगे सेलेक्ट? नल सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड a कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट। समझ आया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन। सेट ऑफ रियल नंबर्स एक ऐसा सेट है जो कि बहुत बड़ा सेट है। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक सबसे बड़ा सेट जो जाना जाता था वो रियल नंबर्स का सेट था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसमें रैशनल और इरैशनल हर किस्म का सबसे मिनी माइक्रो नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं और इसमें बहुत ह्यूज बहुत बड़े नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा सेट है। अब इसको जो अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको डॉट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अगर मैंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मैं 1 के बाद 2 लिखूंगी नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी इतने मिनी नंबर्स हैं कि उनको सारों को लिखना इज नॉट पॉसिबल। देखिए, हम 1 के बाद 1.1 लिखते हैं ना, लेकिन 1.12 1.13 1.15 और बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी लातादाद नंबर्स इन्फिनिट नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना इज नॉट पॉसिबल। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा बताएं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और हम यूं भी लिख सकते हैं इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एक और बात कि हम इसे सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज द कम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। हम उसमें जो कंडीशन देते हैं ना वो हम लिखेंगे रैशनल, फिर लिखेंगे यूनियन, फिर लिखेंगे इरेशनल, ठीक है, रियल नंबर्स के सेट को। अच्छा, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बोथ बी एंड सी में इसको लिखा जा सकता है बट टेबुलर में इसको नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद हमारे पास है 7th पार्ट। इसमें हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो आपको पता है डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, लेकिन डोमेन रेंज में रेपिटेशन नहीं होती। जैसे सेट में रेपिटेशन नहीं होती ना, ऐसे ही डोमेन रेंज के सेट में भी रेपिटेशन नहीं होती। तो 2 4 2 इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर आएगा 2 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दोबारा एक रिलेशन गिवन है और वो हमें कह रहा है कि इसमें कंडीशन, मतलब आपने कोऑर्डिनेट्स तो बनाने हैं पर किस तरह के फॉर्म के? a प्लस बी इक्वल्स टू 0। आपने इंटीजर्स ऐसे पिक करने हैं जिनको आप ऐड करें तो आपके पास 0 आए। अच्छा, चलिए देखते हैं कि कैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ऐड करें तो इंटीजर्स से। अब देखिए, -1 इंटीजर है, सही है, और 1 जो है वो भी इंटीजर है, तो -1 + 1 हमें 0 देता है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? -1 और 1। इसके बाद हम देखते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम थोड़ी सी लिमिट लगा देते हैं इस पे। वैसे तो ये इन्फिनिट है लेकिन हम ऐसे करते हैं 3 तक की लिमिट लगा देते हैं कि हमने 3 तक जाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ले लेते हैं -2 और +2 तो वो भी हमें दे देगा 0, तो हम उसका भी कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। फिर हम करते हैं -3 और +3, तो उसको भी जो है हम प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इन्हीं को हम दोबारा से जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं। 1 को मैं इधर लिख लेती हूँ और -1 को इधर। अब देखिए, इधर मैंने क्या लिख लिया 1 और इधर लिख लिया -1, आता तो फिर भी 0 ही है। इसी तरह फिर मैंने 2 को इधर लिख लिया और -2 को इधर, ठीक है, तो फिर भी हमें 0 ही मिलेगा। और थर्ड केस में मैंने 3 को इधर लिख लिया और -3 को इधर, तो इस केस में भी मुझे 0 ही मिल रहा है। तो ये सारे मैंने 3 तक इसकी लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि देखिए, अब हम इसकी डोमेन को जज करते हैं। डोमेन क्या है? -1 -2 -3 1 2 3। सिर्फ इस केस को, वैसे तो उसने कहा है ये जनरल आपने सारे इंटीजर्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, डोमेन तो ये आ गई। अब रेंज क्या आएगी? 1 2 3 -1 -2 -3। तो आपने इस
को देखा रिदम को कि डोमेन और रेंज इक्वल आ रही है। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है कि -1 -2 -3 पहले आ रहा है डोमेन में और रेंज में ये बाद में आ रहा है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पैटर्न खुद बना सकते हैं उनको, ठीक है। मतलब आप 2 को पहले लिखना चाहें या 1 को बाद में लिखना चाहें, ये आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेट में, इट डजेंट मैटर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है कि डोमेन और रेंज, इस केस में दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास एक रिलेशन है और वो हमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। अगर देखा जाए तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये चारों ऑप्शंस की टेबुलर फॉर्म बन सकते हैं। पहले देखते हैं कि ये रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन में कंडीशन ये है कि आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है, लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें वो तमाम नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और इन सब में एक एक या दो दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिसिंग हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम ए सेलेक्ट करेंगे। सही हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 10 में वो हमें कह रहा है कि कोई भी एक सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं p, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर हम a को a से मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस अगर हम दोनों का लें, कोऑर्डिनेट्स हम लेना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये मैं पहले भी एक्सरसाइजेस में बता चुकी हूँ कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a देखने हो तो आप क्या करेंगे, a के एलिमेंट को a के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, p को p से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज p स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, डी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 9th पार्ट और 9th पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास सॉरी हाँ जी 10 नहीं, हमारे पास है 11th पार्ट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी हमारे पास t है। तो वो कह रहा है कि बाइनरी रिलेशंस b क्रॉस b के कितने बनेंगे। जब आपको b के पता हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर आप b क्रॉस b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे। b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, t, तो t को t से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनकी पावर्स क्या है, 1 और 1 1 1 1 +2 हो जाता है, ठीक है। अब हमने बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे इस b क्रॉस b के, तो वो होता है 2 और इसकी पावर में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस b जो कि है t स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको थोड़ा सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन विद इट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि R और S हमारे पास दो सेट्स गिवन है और वो हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन R क्रॉस S। देखें कि इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारे पास है और इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस देखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस कितने होंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा 16। पार्ट नंबर 1 जो हमें कह रहा था वो ये कह रहा था कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस देखें कि कितने हैं, ठीक है, आर क्रॉस एस के। तो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 16, ठीक है, ये जो चीज़ होती है ये 2 के पावर में आ जाती है। तो 2 पावर 16 जो है इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। उसके बाद हमारे पास है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम आर क्रॉस एस। वो कह रहे हैं कोई भी 3 जो है वो बाइनरी रिलेशंस आप आर क्रॉस एस को देख के बना लें, ठीक है। तो हम खुद से बना लेते हैं। R1 हम 5 भी बना सकते हैं, ठीक है। 5 जो है वो हर एक बाइनरी रिलेशंस, जो भी दो सेट्स होंगे और आप उनके बाइनरी रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो 5 जो है वो लाजिम व मलजूम है, मतलब 5 को इंक्लूड करना इज मस्ट। अब दूसरा मैं क्या बना रही हूँ, मैं a को b के साथ कर रही हूँ, ठीक है, और a को e के साथ। ये मैंने दूसरा बाइनरी रिलेशन बना लिया। कुछ भी आप ऑर्डर पेयर्स चूज कर सकते हैं बट इसके अंदर से ही होने चाहिए। तीसरा मैं ले रही हूँ h को j के साथ और s को n के साथ, क्योंकि फ्रीडम है ना कि आप 3 बना लें, कोई भी तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर, ठीक है। ऐसा हमारे पास हमारी एक बाइनरी रिलेशन होनी चाहिए जिसकी डोमेन जो हो वो इसके इक्वल हो, ठीक है। ऐसा बाइनरी रिलेशन हमें बनाना है, तो बना लेते हैं जी। R4 इसको ले लेते हैं और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि इन सब को यूज़ करेंगे। A को B के साथ मैं कर रही हूँ, F को B के साथ किया जा सकता है और फिर सबको सबको B के साथ भी किया जा सकता है और अलग अलग भी किया जा सकता है, बट यूज़ इन सबको करना है, ठीक है। H को मैं E के साथ कर लेती हूँ और S को भी E के साथ, ठीक है।
तो ये अब देखें इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ R4, डोमेन इसकी क्या है, AFHS, AFHS, और ये किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू R। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है राइट अ बाउंड्री रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल टू सेट S। ठीक है, बेशक आपके पास डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट बेशक रिपीट हो रहा हो, लेकिन वो कह रहे हैं सेकंड एलिमेंट्स जब आप बना रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, वो जो रेंज होगा वो S के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, S के इक्वल, ठीक है, R और S। जी थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास, इधर करती हूँ मैं इसे, इसमें क्या करूँगी मैं, इसमें मैं A के साथ B कर रही हूँ, उसके बाद A के साथ E कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे सेकंड एलिमेंट को वो करना है ना, फोकस में रखना है, A के साथ J और A के साथ ही मैं N भी कर रही हूँ। ये मैं मकसद सिर्फ ये कि आपको पता लग जाए कि आप इसे कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, मतलब आप एक एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ R5 क्या होगी, BEJN, BEJN, और आप देख सकते हैं क्लियरली ये सेट S के इक्वल है। सेट S देखें, ये BEJN है, यहाँ पे BEJN। ठीक है, फिर फिफ्थ देखते हैं राइट अ बाइनरी रिलेशन whose domain is equal to set R and range is equal to set S। अब आपने एक ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसमें डोमेन जो है पहले सेट के बराबर आए और रेंज जो है वो दूसरे सेट के इक्वल आए। ये देखें, ये है आपके पास AFHS BEJN। यहाँ से भी देख सकते हैं ताकि आपको वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। जी हमारे पास हो जाएगा AB FE HJ और SN। ठीक है, ये आप देखिए AFHS ये डोमेन है ना, डोमेन ऑफ R6 इक्वल्स टू AFHS। तो ये कौन से सेट के इक्वल है, सेट R के, और रेंज ऑफ R6 इक्वल्स टू BEJN, BEJN, ये किसके इक्वल है, सेट S। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शीट दिस एंड दिस इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। जी तो ये करते हैं हम अब यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखें हम इसे शेडिंग करते हैं, मैं यूज़ करूँगी पेंसिल। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C करते हैं, B इंटरसेक्शन C, ये है B और ये है C। आप देखें कि ये ओवरलैपिंग हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, क्योंकि ए बी में भी कुछ ना कुछ, नहीं ए बी तो डिसजॉइंट है, ए सी में जो है वो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है और बी सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, इसलिए इनकी डायग्राम ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बी सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी खाली तो नहीं होगा ना। ये मैंने इसको यूं कर दिया, इसको मैंने शेड कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लूँगी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू बॉक्स, और इस बॉक्स में शेडिंग करूँगी ताकि पता लग जाए कि मैंने उसे कैसे डिनोट किया है। ठीक हो गया, फिर ए का यूनियन ले लें इसके साथ। तो यूनियन का मतलब तो होता है कि सब कुछ शामिल है ना, तो ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी भी हमने क्या कर ली, शेडिंग। सही हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड देखें, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी कर लें, बी यूनियन सी में ये बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, अगर ए के साथ आप इस पूरे का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं कि ए का सर्कल सिर्फ ये चीज़ जो है इस चीज़ को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन आ जाएगा, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू लाइन्स का जो पोर्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड बी इंटरसेक्शन सी, वो पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वाला पोर्शन बनता है। ठीक है, अब ए माइनस ए में से ये वाला पोर्शन निकाल दें अगर, तो अब देखें ये तो बी इंटरसेक्शन सी तो था ही इस तरफ, तो अगर आप इसे निकाल भी दें तो आपके पास एंडिंग जो आपके पास आंसर आएगा वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इंटरसेक्शन में भी आ रहा हो या कोलाइड कर रहा हो, ए की प्रीमिसेस में
कुछ भी नहीं आ रहा, तो एंडिंग आंसर आपका A माइनस बी इंटरसेक्शन C का क्या होगा, लाइन्स, जो तकरीबन इस तरह की लाइन्स है, वो आपका एंडिंग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A यूनियन C। A और C का जो है वो हम यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ना, यूनियन इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होगा, C का पूरा, इसी तरह A भी सारे का सारा ही इंक्लूड होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि B में से माइनस कर दें A यूनियन C, तो B यहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना B का, ये माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या इंक्लूडेड होगा, ये वाला लाइंस वाला पार्ट। ठीक है, तो लिख लेंगे B माइनस A यूनियन C इक्वल्स टू क्या है जी, एक बॉक्स बनाए और इसमें इस तरह की लाइंस बनाए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं, वो हमें क्या कह रहा है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। कह रहा है कि वेन डायग्राम से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है, और सेट्स आपको ये गिवन है एक्स, वाई और जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं x का जो सेट है उसको मैंने लिख दिया है कुछ इस तरह से। देखिए 2x था, और x वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और वो कह रहा है कि x जो है वो तमाम नंबर्स हैं जो 20 से छोटे हैं, मतलब 19 तक। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो मतलब 1 से लेकर 19 तक सारे नंबर आप इसकी जगह पुट करते जाएं, और रिजल्ट जो है वो x का सेट बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 1 पुट करती हूँ तो जवाब में 2 आएगा, अगर 2 पुट करती हूँ तो जवाब में 4 आएगा, अगर 3 पुट करती हूँ तो 6 आता है, और इस तरह चलते जाए। अगर 19 पुट करती हूँ इधर, 19 2 38 होता है, तो ये मेरा सारा x का सेट बन गया। उसके बाद वो हमें कह रहा है y सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ठीक है, पहले 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे होल लिखा होता है तो फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नेचुरल लिखा हुआ है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला मल्टीपल 3 का, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, फिर अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और इसी तरह हमने 6 मल्टीपल्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। थर्ड हमारे पास है सेट Z, और इसमें वो कह रहे हैं 6x, जैसे यहाँ पे 2x था ना, यहाँ पे 6x है, वहाँ पे नेचुरल नंबर थे, यहाँ पे होल नंबर, मतलब 0 से शुरू करना है हमने, x की जगह पे डालते डालते और 19 तक जाएंगे, मतलब 0 से लेकर 19 तक के नंबर्स यहाँ पे पुट करने हैं और जवाब लिखते जाना है। पहले नंबर 0 पुट करेंगे तो 0 6 जार 0, फिर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, और चलते जाएंगे, फिर 6 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 114 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो सेट्स आ गए एक्स वाई और जी। इसमें एक रिदम है वो नोट करने वाला है कि इन तीनों सेट्स में 3 चीजें कॉमन है, एक 6 6 6, 12 12 12, और उसके बाद 18 18 और 18, ये इन तीनों सेट्स में कॉमन है। दूसरी चीज कि अगर हम इस सेट का इसके साथ अलग से करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो वो कोई भी चीज़ नहीं है। 6 12 और 18 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। इसी तरह y को अगर z के साथ भी करते हैं तब भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में आ रहा हो, इन तीनों के अलावा। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है, अब हमने देखना है आगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों का देखें तो 6 12 और 18 के अलावा भी 24 30 36 ये नंबर्स आ रहे हैं दोनों में, 24 36 और हमारे पास क्या है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स दोनों में आ रहे हैं। तो x और z में तो कॉमन है, मगर y और z या y और x में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं जी। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो है, अगर हम यूनियन के लिए करें तो इस तरह लिखा जाएगा, ब्रैकेट्स इधर होंगी, और जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो ब्रैकेट्स इधर होंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है। ठीक है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में। चलें जी, अब हम इसको करते हैं। हमारे पास पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और हमने डायग्राम ओवरलैपिंग इसलिए बनाई है क्योंकि तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 6 12 और 18। कॉमन को लिखने के लिए हमें ओवरलैपिंग इसको बनाना पड़ा। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों में जो कॉमन है वो हमने इधर लिख लिया, और x और z में जो कॉमन है वो हमने इधर लिख लिया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने साइड पे लिख लिया। चारों डायग्राम्स एक जैसे बनेंगे, इंटरसेक्शन की भी और यूनियन की भी। अब रह गई इसकी शेडिंग, y यूनियन z। अगर हम y और z को यूनियन करते हैं तो हमारे पास ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, y यूनियन z इक्वल्स टू हमारे पास एक शेडेड सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो शेड बहुत डार्क हो गया, यहाँ पे थोड़ा लाइट है। ठीक है, इसके बाद हमने x के साथ भी इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन हमेशा, यूनियन की बहुत अच्छी बात होती है कि वो जो है इंक्लूड करता जाता है चीज़ों को। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, शेड।
इस केस में अगर हम देखें तो x यूनियन y हमने पहले करना है। ठीक है, x यूनियन y, हमारे पास एक बॉक्स बनेगा जो कि शेड हो जाएगा। फिर इन सब का यूनियन करें z के साथ तो z भी हो जाएगा शेड। x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू शेडेड बॉक्स। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। अगर हम y और z का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है? यही नंबर्स है ना, 6, 12 और 18। अब हम इस 6, 12 और 18 का अगर इंटरसेक्शन करें x के साथ तो फिर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन होगी? फिर भी यही कॉमन होगी। ठीक है, तो हमारे पास हम लिखेंगे क्या, y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू, हमने क्या किया था, शेड किया था। और अगर हम x के साथ y इंटरसेक्शन z का लें तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, लाइंस। जो लाइंस का पोर्शन है वो हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास x इंटरसेक्शन y में क्या चीज़ें कॉमन है, ये। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। हम इधर लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू शेड। और हम अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं z के साथ तो z के साथ और इसमें क्या चीज़ें कॉमन है, यही वाला ही कॉमन है ना पोर्शन, और तो कोई भी नहीं है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमारे पास क्या देगा, लाइंस। अब आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये सारा शेड हुआ है ना, और ये भी सारा शेड हुआ। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। और सेट्स आपको ये दिए हुए हैं, इन सेट्स में आप नोट करें ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो इनके सर्कल्स हम छोटे बनाएंगे और इट वुड बी अ बिग सर्कल, ये दोनों सर्कल जिसके अंदर आएंगे क्योंकि ये बड़ा सेट है। इसका सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों में नहीं आ रहा, वो है 0। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमने लिख लिया सेट्स यहाँ पर ए बी और सी। और अब हम करेंगे, क्योंकि उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने करना है ना प्रूफ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन के साइन पहले आएगा फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी बन जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, देखते हैं इक्वल आती है या नहीं। अब हमने अंदर इसको इन दोनों को अलग कर दिया क्योंकि इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए इन दोनों को डिसजॉइंट बना लिया है। लेकिन जो सी का सेट है वो हमने इनके इर्द गिर्द एक बड़ा सेट बना लिया क्योंकि ये दोनों सेट्स जो हैं वो सी के सबसेट्स हैं। अब दोनों डायग्राम्स ऐसी ही बनेंगी। अब हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी यानी सी के सेट में और बी के सेट में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है ना, -1 -2 -3। इंटरसेक्शन में बी आएगा तो हम बी को क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका ए के साथ यूनियन लें तो साथ में ए भी शामिल हो जाएगा। उसी तरह बॉक्स बना के आप लिख लीजिएगा कि शेडेड एरिया जो है वो हमने किस तरह डिनोट किया। ठीक है, बॉक्स में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों सेट्स आ जाएंगे। उसके बाद ए यूनियन सी, ए का जो है वो हमने लाइंस लगाई थी। ठीक है, ए में लाइंस लगाई थी। ठीक है, और सी में सारा इंक्लूड हो रहा है ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और यहाँ पे भी लाइंस आएंगी। ठीक है, उसके ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन सी को हमने किससे डिनोट किया था, लाइंस से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमने शेडेड एरिया का हमने लेना है इंटरसेक्शन तो हमारे पास फिर क्या आएगा आंसर में, हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए और बी, दोनों हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। वही चीज़ लेते हैं ना हम इंटरसेक्शन में जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, देखें ये लाइंस और ये शेडेड एरिया इधर भी है और लाइंस और शेडेड एरिया इधर भी है, तो हम इसको स्टार से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहली दफ़ा पढ़ लेते हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। पी क्यू और आर हमें 3 सेट्स दिए हैं और वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन पहले आना चाहिए फिर यूनियन आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि पी क्यू आर है, मैंने ए बी सी लिख लिया था पहले ताकि आपको जो है वो मसला ना हो। फिर उसके बाद उस ए बी और सी में मैंने पी क्यू आर की अमेंडमेंट कर ली, चेंज कर लिया।
अगर हम इसको देखें इसके रिदम को, तो ये Q के साथ P के कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, मगर R के एलिमेंट्स ना तो इसके साथ कॉमन आ रहे हैं ना इसके साथ, तो R जो है वो डिस्जॉइंट होगा, P और Q ओवरलैप करेंगे। इस तरह की डायग्राम बनेगी दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, पहले देखना है Q यूनियन R। Q यूनियन R जो है वो क्या बनेगा, ये Q का सेट हो गया, समझे। इसको शेड कर देते हैं इस तरह से, और R को भी शेड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और रिजल्ट लिख भी लेते हैं कि Q यूनियन R इक्वल्स टू द शेडेड एरिया, ठीक हो गया। अब P का इंटरसेक्शन अगर हम Q यूनियन R के साथ लें, मतलब कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, कॉमन तो सिर्फ P की प्रीमिसेस के साथ यही चीज़ अटैच हो रही है ना, सही, ये वाला पोर्शन। तो ये कैसे बनता है, इसको लाइन से डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन Q यूनियन R इक्वल्स टू लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q पहले कर लेते हैं। P और Q में क्या कॉमन है हमारे पास, हम इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी लेते हैं P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू बॉक्स एंड देन द शेडेड एरिया इन द बॉक्स, ठीक है। फिर देखते हैं P इंटरसेक्शन R। P और R का इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, ये दोनों डिसजॉइंट है। अच्छा, अब हमने P इंटरसेक्शन Q का जो एरिया आया है उसका फाई के साथ यूनियन लेते हैं। अगर फाई के साथ भी हम उसका यूनियन लें तो फिर यही आएगा ना, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो वही चीज़ बच जाएगी जो पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू, ये हमने किससे डिनोट किया, लाइन से। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि P इंटरसेक्शन R जो है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ताकि पता लगता रहे। इसके मार्क्स होते हैं एडिशनल, तो इसलिए ये चीज़ें आप लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम यहाँ से देखें, वो क्या कह रहे हैं, वेन डायग्राम बनाएं और उसमें जो है सबसेट्स A और B और यूनिवर्सल सेट्स, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसके मुताबिक आपने उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को चेक करें तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या है, हमारे पास एक जो है वो A गिवन है, ठीक है। और फिर हमारे पास B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और A इंटरसेक्शन भी गिवन है, और यूनिवर्सल सेट का जो नंबर है वो भी गिवन है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन अगर गिवन है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ओवरलैपिंग सेट्स बनाए और हम सबसे पहले इंटरसेक्शन का नंबर बीच में लिख लेते हैं 20। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल 60 थे ए में, अगर 60 में से ये 20 चले गए तो बाकी ए में कितने रह जाएंगे, 40, क्योंकि ये भी तो ए का ही, ए में ही इंक्लूडेड है ना ये 20। तो 60 में से 20 माइनस कर दिए 40। अब इन दोनों को प्लस करें, टोटल क्या बनता है, 60 बनता है ना। टोटल जो सर्कल है वो 60 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर पार्ट्स में। अब देखते हैं बी के जो एलिमेंट्स है वो 48 है, 48 में से 20 चले जाए तो कितने बच जाते हैं, 28, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिखते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सल जो सेट है उसके टोटल एलिमेंट्स हैं 90। अब 90 में से ये सब आप माइनस कर दें, देखते हैं 90 माइनस 40 प्लस नहीं माइनस 20 माइनस 28, 2 एलिमेंट्स रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, क्योंकि 2 इसके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनमें नहीं आ रहे, तो ये इसकी होगी रिप्रेजेंटेशन। अब आगे देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के भी गिवन है, बी के भी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, लेकिन यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं गिवन। तो इंटरसेक्शन हम खुद निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जब ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं तो हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये इंटरसेक्शन इस साइड पर ले आते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 34, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यहाँ से मैं देख रही हूँ, ठीक है, 52 है, और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचेंगे, 34 प्लस 52 माइनस ए यूनियन बी में कितने से वो है नंबर 60, एलिमेंट्स कितने हैं 60। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 34 प्लस 52 माइनस 60, 34 प्लस 52 माइनस 60, आंसर आ रहा है 26, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 26 आंसर। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे प्लॉट करते हैं। देखें, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ गया है 26, ठीक है। ए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 34, 34 में से 26 चले गए तो 34 माइनस 26, 8, यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 52, और 52 में से ये वाले 26 चले गए तो 52 माइनस 26, 26, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने अरेंज करके एलिमेंट्स को लिख लिया, ठीक। अब यू में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो थे 85, टोटल कितने थे 85, 85 माइनस 8 माइनस 26 माइनस दोबारा 26, तो 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये
हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें वो कह रहा है कि 10 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन अ किरात कंपटीशन, और 10 बॉयज़ हैं जिन्होंने किरात कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसमें से जो है हानी, ज़ुबैर और हैदर, ये जो है इन्होंने नाफी किरत स्टाइल में जो है वो किरात की है। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली 4 ऐसे हैं जिन्होंने अल किस्साई किरत स्टाइल अपनाया है, और हसन, जाफ़र और उस्मान ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अल कूफ़ी स्टाइल में किरात की है। Represent boys participated in Nafi, Al-Qissai and Al-Kufi styles by set A, B and C। कह रहे हैं ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं इनको 3 डिफरेंट सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और फिर क्या करना है, हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स बिगिन। जी, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा था, मतलब जो बच्चों के नेम्स थे नाफी के लिए, अल-किस्साई के लिए और अल-कूफ़ी के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, पहले सेट को नाम दूंगी ए में मेरे पास आ जाएगा हानी, फिर ज़ुबैर और हैदर। ठीक है, और फिर बी में मेरे पास क्या आ जाएगा, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली। और सी में मेरे पास क्या आ जाएगा, हसन, जाफ़र और उस्मान। ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। और वेन डायग्राम से उसने कहा कि इसको रिप्रेजेंट करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कॉमन हो तीनों में ना, मतलब दो किसी भी दो किरात स्टाइल को कॉपी कर रहा हो या कुछ इस तरह से। तो इसलिए इनकी जो वेन डायग्राम है ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। आप इस ए में लिख सकते हैं HZ और HZNHAI, हैदर, ज़ुबैर और हानी, फिर अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। ठीक है, और हसन, जाफ़र और उस्मान। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का सेट वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। थर्ड पार्ट जो इसका है उसको करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें गिवन है। जी, सबसे पहले हम लोगों ने थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो हमने उठाया, जिसमें लिखा था A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो पहले B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। B और C का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, B और C का इंटरसेक्शन हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, वो आएगा 5, एम्प्टी सेट आएगा ना। और हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी जो है वो नाम कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हम U माइनस B इंटरसेक्शन C कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नेम्स आएंगे। ठीक है, जो B इंटरसेक्शन C के अलावा जो नेम्स हैं वो हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास U में नेम्स हैं वो तकरीबन सारे नेम्स हैं ना वो आएंगे। तो उसमें से हम स्टार्ट कर लेते हैं हानी, फिर हमारे पास ज़ुबैर, फिर हमारे पास क्या है हैदर, और चलते चलते हमारे पास लास्ट नेम क्या है, उस्मान। ये तो सारे नेम्स इसमें आ जाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी, यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी में सारे जितने भी यू के हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे, मतलब सारे बच्चों के नाम जो है वो यू में आएंगे, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एक खाली सेट है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना था, हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए इंटरसेक्शन, ए के जो एलिमेंट्स है वो हानी, ज़ुबैर और हैदर हैं। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के सारे जो है उसमें सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे ना जो कॉमन है दोनों में। तो कौन से कॉमन है, हानी, ज़ुबैर और हैदर। ये तीन ऐसे नाम हैं जो इस सेट में भी आ रहे हैं और ए के सेट में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में पहले 6 जो नाम थे वो आएंगे, हानी, ज़ुबैर, हैदर, और जो सेकंड सेट था उसमें कौन कौन से नेम थे वो देख लें। यहाँ पर था अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस सी, सी के एलिमेंट्स माइनस कर दें और बाकी जो यू में जितने भी रह जाते हैं वो बताएं। ठीक है, तो सी के एलिमेंट्स अगर हम माइनस कर दें, सी के हमारे पास कौन से हैं, हसन, जाफर और उस्मान, ये अगर हम निकाल दें तो यू में क्या बनेगा, हानी, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, ये रह जाएगा। ठीक है, तो वही वाले जो ऊपर है, हानी, ज़ुबैर, हैदर,
और अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली, ये रह गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी का, ये ए यूनियन बी का सेट है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें दोनों में पूरा पूरा जो सेट है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हम सेट लिख लेंगे, हानी, जुबैर से लेकर हैदर, अब्दुल्ला, ठीक है, फिर उमर, फिर बिलाल और फिर अली, ये सारा हमारे पास सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, हानी, जुबैर और हैदर, ये ए के एलिमेंट्स है, सही हो गया। माइनस बी इंटरसेक्शन सी, आपको पता है इंटरसेक्शन आप कोई भी दो सेट्स का लेंगे तो वह एम्प्टी ही आएगा, अनलेस वो अगर यू के साथ हो, यूनिवर्सल सेट के साथ हो, फिर तो शायद एम्प्टी ना आए। लेकिन अगर आप ए बी का इंटरसेक्शन लें, बी सी का लें या सी ए का लें, वो इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, क्योंकि सबकी किरात के जो नेम्स हैं वो डिफरेंट है। अब आप माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करें, ठीक है, इसमें से हम एम्प्टी चीज माइनस करें तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे ना, हानि भी आ जाएगा, जुबैर भी और हैदर भी, तीनों इक्वल्स टू ए, सही हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए माइनस ए यूनियन बी, ए माइनस ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स वही हैं, मैं इस तरह करके लिख लेती हूँ, ठीक है। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन से नेम्स आएंगे, ये तीनों भी आएंगे, हानि को एच से डिनोट कर लेंगे, हानि, जुबैर, हैदर, मैं एब्रिविएशंस लिख रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। और बी, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, ठीक है, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हानि, जुबैर और हैदर हैं ए में, और ए यूनियन बी में हानि, जुबैर, हैदर भी हैं, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली भी हैं। अब आपने क्या करना होता है, आपने वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में भी हों वो आप कट कर देते हैं, बाकी जो ए में जो रह जाएगा वो हम लिखेंगे ना। तो यहाँ से हानि भी चला गया, ये मैं इधर से क्यों कंपेयर करूँ, क्योंकि ये भी ए सेट है ना, ए सेट ही हमें चाहिए था। हानि भी चला गया, जुबैर भी चला गया और हैदर भी चला गया, तो ए में क्या रह गया, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले आप देख लें, यहाँ पर वो कह रहा है कि 100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, साथ साथ मैंने ये गिवन इन्फॉर्मेशन भी लिख ली है। 100 टोटल हैं, तो टोटल के लिए टी यूज़ किया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 100, तो इस तरह से इसे डिनोट करके 100 लिख लिया। फिर वो कह रहे हैं कि 100 कैंडिडेट्स एग्जाम्स में आए, अपीयर हुए, आउट ऑफ विच 45 जो थे वो मैथमेटिक्स के थे जो पास हो गए, 45 मैथ्स में पास हो गए। तो मैथ्स को एम से डिनोट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु, नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड इन मैथ्स इज 45। फिर 40 जो है वो साइंस में पास हो गए, साइंस को एस से डिनोट कर लिया, ठीक है। 50 हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ का भी कोई एग्जाम था उसमें 50 स्टूडेंट्स पास हो गए। 12 जो थे वो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हो गए। तो इसके लिए जब बोथ का वर्ड आता है या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें दो सब्जेक्ट की, दो चीज़ों की शमूलियत हो, तो फिर आप इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस 12 स्टूडेंट्स, फिर आपके पास 15 जो है वो साइंस और हेल्थ में पास हो गए, तो साइंस और हेल्थ, ठीक है, कितने हैं 15। और उसके बाद 20 जो है वो हेल्थ और मैथमेटिक्स में पास हो गए, हेल्थ और मैथमेटिक्स में 20 स्टूडेंट पास हो गए, और 5 जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए, ठीक है। तो अब हम इस गिवन डाटा को सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर बाकी दो क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे। तो हमने ये डायग्राम कुछ ओवरलैपिंग बना ली, क्योंकि सब कुछ कॉमन आ रहा है, मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, साइंस और हेल्थ के स्टूडेंट्स भी हैं, और हेल्थ और मैथ्स के, मतलब तीनों जो है वो हमारे पास ओवरलैपिंग बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तीनों सेट्स में कॉमन आ रहा है। मैथ्स को हमने एम से डिनोट किया, साइंस को एस से, हेल्थ को एच से। अब सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है हम वो नंबर लिखते हैं, वो नंबर है 5, ठीक है। अब देखते हैं कि मैथ्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं वो कौन कितने हैं, 12 हैं। तो 12 में से अगर हम 5 निकाल लें तो हमारे पास 7 बचता है ना, क्योंकि हमने वो यहाँ पर लिखना था, ये जो पूरा पोर्शन है ये मैथ्स और साइंस का है ना, ठीक है। और वो मैथ्स और साइंस के लिए कह रहे हैं कुल मिलाकर 12 बच्चे पास हुए। तो हम क्योंकि पहले से हमने 5 लिख लिया है, तो 5 के साथ ऐड क्या करेंगे, 12 बन जाए, 7 ऐड करें तो 12 बनता है, तो इसलिए हमने इसे इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया, क्योंकि ये पोर्शन भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हमारे पास है मैथ्स और हेल्थ। मैथ्स और हेल्थ में जो है क्या कितने बच्चे हैं, 20, ठीक है। तो उस 20 में से 5 चला गया तो कितना आ गया, 15।
इसी तरह फिर अगर हम देखते हैं साइंस और हेल्थ, साइंस और हेल्थ में कितने बच्चे हैं 15, तो फिर 15 में से अगर 5 चले गए तो कितना आता है 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इंटरसेक्शन देख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है टोटल देखना है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास मैथ्स के हैं वो कितने हैं 45। ठीक है, तो ये पूरा मैथ्स का सर्कल है ना यहाँ तक, तो इसमें ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये वाले तीनों नंबर्स हम 45 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये 15 + 5 20, 20 + 7 27, तो 45 में से 27 माइनस करें, जो रिमेनिंग नंबर आएगा वो इधर लिख लेंगे। तो अब ये 18 और ये सारे प्लस करके टोटल तो 45 ही बनता है। ठीक है, अच्छा अब साइंस का देखते हैं, साइंस का टोटल नंबर कितना है 40, तो 40 में से ये सारे माइनस करें, 10 + 5 15, 15 + 7 22। ठीक है, तो 40 - 22 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर भी 18 ही आ रहा है। दोबारा मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, 40 - 10 - 15 - 7 18 ही आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, हेल्थ। हेल्थ में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 50, तो 50 में से ये तीनों हम माइनस करेंगे, 10 5 15 और 15 और 15 क्या होता है 30, तो 50 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। सही है, अब हमने ये इसको तो लिख लिया, अब हमारे पास टोटल जो था वो नंबर कितना था 100। ठीक है, और ये वाला सारा उसमें से हम माइनस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि रिमेनिंग यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बचता है। ठीक है, तो ये है 18 7 5 और 15, 18 7 5 और 15, फिर 10 18 और 20, 10 18 20, तो ये हमारे पास आ गया 93। अगर हम 100 में से 93 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है 7। ठीक है, तो ये 7 ऐसे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जो कि कहीं पर भी अपीयर नहीं हुए, मतलब किसी में भी पास नहीं हुए। ठीक है, तो ये तो हमने वेन डायग्राम बना ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, कैंडिडेट्स हु पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कह रहे हैं कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो आप इन सब को टोटल कर लें तो जो नंबर आएगा वही हमारे पास इसका आंसर होगा। इन सबको भी हमने टोटल किया था ना, इन सारे को देखें, ये भी कोई एक सब्जेक्ट तो है, इस इधर वाले जो हैं ये 2 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, इधर वाला एक में, इधर वाला जो नंबर है इसका भी मतलब है एक में पास हुए हैं। तो कम से कम एक या एक से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक पेपर में पास हुए हैं या एक से ज़्यादा पेपर में पास हुए हैं। तो वो कितने बनते थे 93, हमने ऐड किया था ना। अच्छा, कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, वो वाले बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे। टोटल, एन का मतलब टोटल, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ, इन सब का जो यूनियन है वो माइनस कर दें। टोटल हमारे पास क्या है 100, और ये जो 93 है ये माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास नहीं हुए थे। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.1 की एग्जाम्पल के साथ। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट and share it with your friends, with your siblings, and wherever you want to share, you can share it। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते हुए वही पहले जैसी एक बात कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।